नमस्कार बच्चों, चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है अभय गुप्ता और आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं या हम चला रहे हैं, जिसमें कई चैप्टर कवर हो चुके हैं। आज एक नए चैप्टर के साथ मैं आपके साथ मिलने आया हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पर जनरल पेपर के लिए जो आपका जीटी होता है उसके लिए भी पढ़ाना शुरू करूँगा। साथ ही कुछ दिनों में यहाँ पर करंट अफेयर का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, शायद वो कल से। इन करंट अफेयर्स को मैंने इस तरह से डिजाइन किया हुआ है जिस तरह से मैंने सिविल सर्विस का जब एग्जाम दिया था तो करंट अफेयर को इस लेवल से तैयार करता था मैं कि वो सिविल जो करंट अफेयर्स हैं उनका यूज सिविल सर्विस के एग्जाम के साथ साथ वनडे एग्जाम में भी यूज किया जा सके। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उनमें सब में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से मैं करंट अफेयर्स को बना रहा था। तो कल से ये प्रोग्राम फिर दोबारा से शुरू हो रहा है और आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग इन करंट अफेयर प्रोग्राम का लाभ उठाइए और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इनको जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि ये और ज़्यादा चीज़ें मैं अच्छे से चला पाऊँ। तो आज आपके सामने फिर मैं एक पॉलिटिकल साइंस 12th का एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। इन क्वेश्चंस को मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है जिनका इस्तेमाल आप सीयूटी एग्ज़ाम के साथ साथ आने वाला जो करंट बोर्ड का एग्ज़ाम है जो 22 तारीख को होना है उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट वहाँ से मिलेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक को। उससे पहले मैं चैप्टर का नाम बता दूँ। चैप्टर 7 है। चैप्टर का नाम है रीजनल एस्पिरेशन, हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रीय आकांक्षाएं। सबसे पहले क्षेत्रीय आकांक्षा का मतलब क्या होता है, रीजनल एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी क्षेत्र की आकांक्षा। जब कोई क्षेत्र अपने लिए अधिक राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों की मांग करता है, इस प्रकार की मांगों को क्षेत्रीय आकांक्षा कहते हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा सुर्खियों में कि किस तरह से तमिलनाडु के अंदर तमिल भाषा को लेकर एक अलग प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है। पार्लियामेंट में भी हिंदी भाषा का विरोध करने के लिए जो तमिलनाडु के सांसद हैं वो तख्तियां लेकर आ रहे हैं। एक्चुअली भारत सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अप्लाई करना चाहती है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और एक कोई रीजनल लैंग्वेज होगी। लेकिन तमिलनाडु का कहना है कि हिंदी को अगर अप्लाई किया जाता है तो इससे तमिल कल्चर प्रभावित होगा, तो वो तमिल भाषा को ज़्यादा प्रायोरिटी देने की मांग कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो प्रायोरिटी देने की मांग है, ऐसी मांगों को क्षेत्रीय आकांक्षा या रीजनल एस्पिरेशन कहते हैं। तो आज शुरू करते हैं अपने टॉपिक को और पहला टॉपिक हमारा शुरू होता है रीजनल एस्पिरेशन से। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक एक करके बहुत अच्छे से चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। एक और बात याद रखिए, रीजनल एस्पिरेशन की जब डिमांड होती है तो सरकार का रवैया 2 तरीके से होता है। अगर डिमांड संविधान के दायरे में रहकर की गई है और लीगल दायरे में रहकर की गई है तो सरकार उन डिमांड को फुलफिल करने की बात करती है। लेकिन अगर ये डिमांड संविधान के दायरे से बाहर जाकर की जाती है तो सरकार उनके प्रति कठोर रुख अपनाती है और ऐसी डिमांड्स को कुचलने का काम करती है। तो चलिए इसी बात के साथ आज का अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय आकांक्षाओं को सही से परिभाषित करता है। यानी कि पहली क्वेश्चन ही आपसे क्षेत्रीय आकांक्षा की डेफिनेशन पूछी है। ऑप्शन ए है अपने क्षेत्र के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग करना, यानी कि अपने क्षेत्र के लिए और अधिक स्वायत्तता की मांग करना, ऑटोनॉमी की मांग करना, अधिक राजनीतिक शक्तियों की मांग करना, तीसरा अपनी भाषा के लिए समर्थन करना, या डी यह सभी कथन सही हैं। 1 सेकंड के लिए आप इसको पढ़िएगा, फिर मैं आपसे इसका आंसर बताता हूं। 1 सेकंड के लिए मैं साइड हो जाता हूं, फिर आप इसको पढ़िए। तो ध्यान से अगर सुनोगे तो आप पाओगे कि ये सभी मांगे क्षेत्रीय आकांक्षा से जुड़ी हुई हैं। यानी कि अपने क्षेत्र के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग करना, डिमांड करना और ज्यादा ऑटोनॉमी की, दूसरा राजनीतिक शक्तियों की मांग करना, तीसरा अपनी भाषा के लिए समर्थन प्राप्त करना। तो ये सारी चीजें क्षेत्रीय आकांक्षा से जुड़ी हुई हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर होना चाहिए डी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि डी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या है, डी, यानी कि अपने लिए और ज्यादा ऑटोनॉमी की मांग करना, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्शन की मांग करना और अधिक राजनीतिक अधिकारों की मांग करना। इसी को मैं और आप क्या बोलते हैं, इन्हीं को रीजनल एस्पिरेशन या क्षेत्रीय आकांक्षाओं की मांग कहा जाता है। आ जाइए जरा इंग्लिश में देखिए, Which of the following correctly defined regional aspiration, इनमें से कौन सा करेक्टली रीजनल एस्पिरेशन को डिफाइन करता है। तो आपको मैंने बता दिया, डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी ऑफ देयर रीजन, अपने रीजन के लिए, डिमांड फॉर मोर पॉलिटिकल पावर और सपोर्ट फॉर देयर ओन लैंग्वेज, यानी कि ऑल ऑफ द दीज। ये सारे के सारे क्वेश्चंस
सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष पूर्वोत्तर का पुनर्गठन पूर्ण हुआ। आपसे पूछा है कि किस वर्ष पूर्वोत्तर का पुनर्गठन पूर्ण हुआ, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का रिस्टोरेशन कब पूर्ण हुआ। ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1960 में, ऑप्शन डी 1981 में। जरा बता दीजिए नॉर्थ ईस्ट का पुनर्गठन कब पूर्ण हुआ। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, मैं आपके कमेंट में आंसर चेक कर रहा हूं। कुछ बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, आप करिए, देखिएगा आपको बहुत फायदा होगा। ना सिर्फ आपको एग्जाम में फायदा होगा, सीयूटी में भी फायदा होगा, और दूसरी ये सारी क्लासेस आपकी नॉलेज को बहुत ज्यादा इनहेंस करने का काम करेगी। तो ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। निम्न में से किस वर्ष पूर्वोत्तर का पुनर्गठन पूर्ण हुआ, तो आंसर है क्या, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सही बोल रहा हूं, यस, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1972 में पुनर्गठन पूर्ण हुआ था पूर्वोत्तर का। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग years was the reorganization of north east complete in 1972। आंसर इज सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आइए, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। ऑप्शन ए नागालैंड का फॉर्मेशन 1963 में हुआ था, आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन 1953 में हुआ था, हरियाणा का फॉर्मेशन 1960 में हुआ था, और गुजरात का फॉर्मेशन भी 1960 में हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि आजादी के बाद भारत में कई क्षेत्रों ने भाषा के आधार पर मांग के लिए आंदोलन किया। यह सबसे ज्यादा प्रबल आंदोलन, सबसे पावरफुल मूवमेंट आंध्र प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिला, जहां आंध्र प्रदेश के गांधीवादी नेता पोट्टी सी रामुलु ने आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने के लिए आमरण अनशन की घोषणा की, और इस आमरण अनशन में 56 डेज बाद उनकी डेथ हो गई, जिसके दबाव में आकर भारत सरकार ने 1953 यानी कि दिसंबर 1952, तो ज्यादातर जगह 53 लिखा रहता है, तो 53 में आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाया। और भारत में तेलुगु भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश था, जिसका संबंध पोट्टी सी रामुलु से था। तो आपसे पूछा है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। नागालैंड बिल्कुल सही बात है, 1963 में बना था। आपको याद रखना है नागालैंड ने 1948 में भारत से अलग होने की घोषणा कर दी थी, यह भी आपको याद रखना है। नागालैंड ने भारत से अलग होने की घोषणा कब की, 1948 में, और नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया। आंसर है 1963 में। यहां के लीडर कौन थे, अंगमी झांपू फिजो यहां के लीडर थे। दूसरा, आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने बता दिया, हरियाणा थोड़ी देर के लिए देखेंगे, गुजरात 1960 में, बिल्कुल सही बात है। हरियाणा का यहां पर गलत है, हरियाणा का फॉर्मेशन हुआ था 1966 में। तो आंसर पूछा है कौन सा मिलान सही नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको एक और बात यहीं पे समझनी है, जब भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया, तो उसके बाद क्या था कि भारत में अन्य क्षेत्रों ने भी अलग राज्य की मांग करने लगे। आपको एक कहावत सुनी होगी कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसका मतलब क्या था, जब आंध्र प्रदेश अलग राज्य बन गया भाषा के आधार पर, तो बाकी क्षेत्रों ने भी मांग की कि हमें भी भाषा के आधार पर अलग राज्य चाहिए, हमें भी अलग राज्य बनाना है। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, 1953 में एक कमीशन बनाया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग, और इस आयोग का चेयरमैन किसको बनाया गया, तो न्यायमूर्ति फजल अली को। इसी वजह से कई बार इसे फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं, इसी वजह से इसको फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इसने रिकमेंड क्या किया कि भारत में प्रशासनिक स्थिति के साथ साथ भाषा को ध्यान में रखकर भी राज्यों का निर्धारण किया जा सकता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि भारत में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, और इसी की रिकमेंडेशन के बाद इसने अपनी रिकमेंडेशन, इस कमीशन ने रिकमेंडेशन 1956 में सरकार को सौंपी, और इसी रिकमेंडेशन के बाद 1960 में 2 राज्य बने। 1960 में 2 राज्य बने, एक राज्य आपका एमएच महाराष्ट्र और दूसरा राज्य आपका गुजरात, आपको याद रखना है। फिर 1966 में 2 राज्य बने, एक आपका हरियाणा और एक आपका पंजाब, ये 2 राज्य बने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट मींस 1960 नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए 1966। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्या बोला है यहां, देखिए क्या बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। ऑप्शन ए,
हरि सिंह के द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। क्या हरि सिंह ने, जो जम्मू कश्मीर के रूलर थे, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया? डेट मींस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हस्ताक्षर किया। दूसरा, शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम बने। शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम। आर्टिकल 370 का खात्मा या डी, इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो ध्यान से सुनोगे और लगाओगे तो बड़ी आसानी से कह सकते हो कि यह घटना सबसे पहले हुई। जम्मू कश्मीर, अनुच्छेद 370 के तहत इस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था। आजादी से पहले यह एक रजवाड़ा हुआ करता था जहां के रूलर हरि सिंह थे। बाद में इसे भारत में शामिल किया गया। कैसे? देखो, सबसे पहले जम्मू कश्मीर में हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन किया 1948 में। जम्मू कश्मीर सीएम बने। सीएम पहले पीएम बनाया गया था, फिर सीएम 1973 में, और खात्मा हुआ 2019 में। आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई? ए इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? ए इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। याद रहेगा, ए इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको पूछा है इंग्लिश में, ये क्या है? Which of the following event happened first? तो आंसर है साइनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बाय हरि सिंह। हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को सबसे पहले साइन किया था। क्वेश्चन नंबर 5 पाइए, बताइए, निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन पहला क्या है? द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत ईवी रामास्वामी के द्वारा की गई। यानी कि तमिलनाडु का द्रविड़ आंदोलन, इसकी शुरुआत ईवी रामास्वामी के द्वारा की गई। देखते हैं। पहला, यह आंदोलन मुख्य रूप से उत्तर के राज्यों के खिलाफ था। यानी कि यह आंदोलन उत्तर के राज्यों के खिलाफ था। आपको पता होना चाहिए कि यह जो द्रविड़ आंदोलन है, इसका नाम एक और था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, आत्म सम्मान आंदोलन। और इस आंदोलन का एक बड़ा फेमस नारा था, उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। यानी कि नॉर्थ के स्टेट का राइज हो रहा है और साउथ के स्टेट लगातार वीक होते, इसी वजह से यह आंदोलन चलाया गया था दूसरी स्टेट में। आपसे पूछा है निम्न में से कितने कथन सही है? एक और, डीएमके ने बाद में इस आंदोलन का आधार हिंदी विरोधी आंदोलन में के रूप में कन्वर्ट कर दिया। बाद में डीएमके जो पार्टी है, द्रविड़ मुन्नेत्र कळगम, इसको हिंदी विरोधी आंदोलन के रूप में बना दिया। आपसे पूछा है निम्न में से कितने कथन सही है? मैं 1 सेकंड के लिए हट रहा हूं, आप लोग इसका आंसर दीजिए। मैं 1 सेकंड के लिए हट जा रहा हूं, आंसर दीजिए जल्दी से, क्या होगा इस। चलिए देख लिया आपने, बताइए बताइए क्या होगा इसका आंसर इस क्वेश्चन का। तो देखिए, चलिए मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले, द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत ईवी रामास्वामी नायकर ने की थी, सही बात है। यह आंदोलन मुख्य रूप से उत्तर के राज्यों के खिलाफ था, यह भी सही बात है। डीएमके ने बाद में इस आंदोलन का आधार हिंदी विरोधी आंदोलन के रूप में बना दिया, यह भी सही बात है। और निम्न में से कितने कथन सही है? तो आंसर है सारे कथन सही है। आपको याद रखना है, तीनों के तीनों ये कथन सही हैं। किससे संबंधित हैं? तो आंसर है डीएमके से संबंधित है, जिसका संबंध किस राज्य से था? याद करिए, तमिलनाडु से। और यह पहली पार्टी बनी क्या? पूर्ण बहुमत वाली, जिसने सरकार बनाई। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 5। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बता चुका हूं सारी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 पाइए, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? आज थोड़ा सा जल्दी चलूंगा, एक्चुअली क्या है, ये कैमरे की बैटरी थोड़ी लो है, तो बीच में क्लास अगर रुक जाए तो समझ लीजिएगा कि इस वजह से। कल कंटिन्यू कर लेंगे इस क्लास को अगर कुछ दिक्कत होती है तो। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन ए, अकाली दल का गठन 1920 में हुआ था। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में आया। पंजाब समझौता 1984 में हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप सब। अकाली दल का गठन 1920 में, बिल्कुल सही बात है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में आया। सी, पंजाब समझौता 1984 में, यही गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्चुअली क्या था, पंजाब समझौता 1985 में हुआ था। किसके बीच में? राजीव गांधी तथा हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच में पंजाब समझौता हुआ था, उनके बीच में, जिसमें कुछ प्रावधान थे, जैसे चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए, जो 1984 में दंगे हुए थे उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, ये पंजाब और हरियाणा के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट किया जाए। इस प्रावधानों के तहत पंजाब समझौता हुआ था, ये बात याद रखिएगा आपका। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है? तो पंजाब अकॉर्ड 1984 की जगह 85 आना चाहिए। अगला क्वेश्चन भाई, निम्न में से किन नेताओं के बीच पंजाब समझौता हुआ? अब एक और क्वेश्चन पूछ लिया, निम्न में से किन नेताओं के बीच पंजाब समझौता हुआ? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच में, अभी बताया मैंने वैसे। राहुल गांधी मास्टर तारा सिंह के बीच में, सोनिया गांधी हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच में, या डी, राजीव गांधी हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच में। आसान सा है, आसानी से आंसर दे पाओगे। तो पंजाब समझौता 1985 में राजीव गांधी तथा हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच में हुआ था, जिससे कि पंजाब में शांति स्थापित की जा सके। तो क्या होगा इसका आंसर?
डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हरचंद सिंह लोंगोवाल और राजीव गांधी के बीच में ये समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? तो आंसर है डी, राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच में ये समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है ये, निम्न में से कितने मिलान सही हैं? आपसे पूछा है कि निम्न में से कितने मिलान सही हैं। ऑप्शन फर्स्ट बोला है लाल डेंगा का संबंध मिजोरम से था। सेकंड बोला है अंगमी झांबू फिजो नागालैंड से थे। आसू ऑल असम स्टूडेंट यूनियन का संबंध असम से था। और कोंगजी खांग शेरपा का संबंध सिक्किम से था। जरा बताइए कितने मिलान सही है। मैं साइड हो रहा हूं, ऑप्शन ए कोई एक, ऑप्शन बी कोई दो, ऑप्शन सी कोई तीन, ऑप्शन डी सभी कथन सही हैं। बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? सभी कथन सही हैं क्या? तो ध्यान से देखोगे तो सारे कथन सही हैं। लाल डेंगा मिजोरम से था, अंगमी झांपू फिजो नागालैंड से, आसू असम से और कोंगजी खान शेरपा सिक्किम से। तो इसका मतलब all these statements are correct. That means D is the right answer of question number 8. So how many of the following match correct? तो आंसर है all statement correct हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? आपसे पूछा है कौन सी घटना इनमें से सबसे पहले हुई। ऑप्शन ए नागालैंड को अलग देश बनाने की घोषणा, ऑप्शन बी सिक्किम का भारत में विलय, नागालैंड को राज्य का दर्जा और गोवा का पूर्ण राज्य बनना। जरा बताइए कौन सी घटना सबसे पहले हुई। जल्दी जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूं, मैंने बताया कैमरे की बैटरी बहुत ज्यादा वीक है और मैं नहीं चाहता कि क्लास बीच में रुके, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं। नागालैंड को अलग देश कब बनाया गया? 1948 में बनाने की बात हुई। बैटरी का प्रॉब्लम हो गया था, ठीक कर लिया है, दोबारा आ गए। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। ऑप्शन ए नागालैंड को अलग देश बनाने की घोषणा, सिक्किम का भारत में विलय, नागालैंड को राज्य का दर्जा देना या गोवा को पूर्ण राज्य बनाना। 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद फिर मैं आपको इसका आंसर देता हूं। बहुत बढ़िया, आपने सोच लिया होगा। सबसे पहले करते हैं नागालैंड को अलग राज्य बनाने की घोषणा कब हुई थी? 1948 में। सिक्किम का भारत में विलय कब हुआ? 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ। आपको पता होना चाहिए सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना और सिक्किम के रूलर को चोग्याल बोलते थे। क्या बोलते थे? चोग्याल कहा जाता था। ये आपको याद रखना है सिक्किम के बारे में। और आजकल आपको याद रखना है सिक्किम दुनिया का पहला जैविक राज्य बना हुआ है। ये भी याद रखिएगा सिक्किम के बारे में। फिर मैं अगर मैं बात करूं नागालैंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1968 में नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। आपको बताया था मैंने अंगमी झांपू फिजो यहां से नेता हुआ करते थे और नागालैंड में अभी भी समस्याएं कई बार देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। फिर गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? आपको पता होना चाहिए गोवा पुर्तगालियों के अंडर में 15वीं सदी से था और 1947 में आजाद हुआ था भारत, लेकिन गोवा को फिर भी पुर्तगालियों ने आजादी नहीं दी थी। कई सालों तक संघर्ष हुआ और 1961 में गोवा पुर्तगालियों से आजाद हुआ और भारत का यूटी बना, यूनियन टेरिटरी बना। लेकिन फिर दोबारा से गोवा में जैसे ही आजाद हुआ तो एक समस्या और देखने को मिली। गोवा में मुख्य रूप से 2 समुदाय के लोग रहते हैं, एक जो मराठी भाषा बोलते थे और एक जो कोंकणी भाषा बोलते थे, जो गोवा की लोकल भाषा है। तो मराठी भाषी लोगों की जो पार्टी थी जिसका नाम था महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, इस पार्टी के लोगों का कहना था कि गोवा को महाराष्ट्र में शामिल कर देना चाहिए। जबकि इसके विपरीत एक और पार्टी थी जिसका नाम था यूनाइटेड गोवन पार्टी। तो यूनाइटेड गोवन पार्टी के लोगों का कहना था कि गोवा को एक अलग राज्य का दर्जा देना चाहिए। तो ऐसे में भारत सरकार ने प्लेबिसाइड यानी कि जनमत संग्रह कराया और इस जनमत संग्रह में यह डिसाइड हुआ कि गोवा अलग राज्य रहेगा और 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो इस तरह से अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि नागालैंड को अलग देश बनाने की घोषणा की गई थी। तो ये आपको याद रखना है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, विच इंसिडेंट हैपेंड फर्स्ट? कौन सा इंसिडेंट फर्स्ट हुआ? तो डिक्लेरेशन टू मेक नागालैंड अ सेपरेट कंट्री, ये हुआ था 1948 में, जब नागालैंड ने अपने आप को भारत से एक अलग देश की घोषणा कर दी थी। तो ये आपको याद रखना है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्वोत्तर के किस राज्य में बाहरी लोगों के प्रति आंदोलन देखने को मिला? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य था जिसमें बाहरी लोगों के प्रति आपको आंदोलन देखने को मिला था? ऑप्शन ए, क्या वो नागालैंड था? ऑप्शन बी, क्या वो मिजोरम था? ऑप्शन सी, क्या वो सिक्किम था? या ऑप्शन डी, यहां पर ऑप्शन 1 थोड़ा सा गलत दे रखा है, हम तो एक को ठीक करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी का आंसर है
इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है किस राज्य में बाहरी लोगों के प्रति आंदोलन देखने को मिला था। आपके सामने ऑप्शन है, मैं साइड हट रहा हूं, आप लोग आंसर ट्राई करिएगा, फिर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा और आंसर भी दूंगा। बहुत बढ़िया, आपने सोच लिया होगा। चलिए, नागालैंड में अभी आपको मैंने बताया कि नागालैंड क्या हुआ था, तो इन्होंने 1948 में अलग देश बनाने की घोषणा की थी। अंगमी झापू फिजो यहां के नेता थे। मिजोरम के नेता कौन थे? लाल डेंगा। और लाल डेंगा के नेतृत्व में यहां पर एक पार्टी बनी थी, एक संगठन बना था जिसका नाम था मिजो नेशनल फ्रंट। इसने कई सालों तक भारत सरकार से अलग रहने के लिए सशस्त्र संघर्ष किया, जिसे चाइना और पाकिस्तान का भी समर्थन हासिल था। लेकिन 1985 में शांति बहाल हुई, लाल डेंगा और राजीव गांधी के बीच में समझौता हुआ और मिजोरम को एक अलग से राज्य का दर्जा दे दिया गया था और मिजोरम एक शांतिपूर्ण राज्य बना। अभी मैंने सिक्किम के बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, 22वां राज्य बना। ठीक है, 36वें संविधान संशोधन की हेल्प से इसे भारत में शामिल किया गया था। यहां के लीडर को चोग्याल बोलते थे, आपको बता चुका हूं। अब यहां पर मैंने लिखा था इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि बाहरी लोगों के प्रति आंदोलन जो देखने को मिला था वो असम में देखने को मिला था। कहां देखने को मिला था? यह आंदोलन असम में देखने को मिला था। 1 मिनट में आपका लूंगा यहां पर कुछ चीजें समझाने के लिए, बस 1 मिनट का मुझे टाइम दे दीजिएगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं, असम में बाहरी लोगों के प्रति आंदोलन देखने को मिला। आपको पता होना चाहिए, असम पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बड़ा राज्य एक है और इसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो था क्या, आजादी के बाद से ही लगातार बांग्लादेशी जो लोग थे, बाहरी जो लोग थे, वो असम में आए जा रहे थे। तो ऐसे में असम के लोगों को डर लग रहा था कि अगर ऐसे ही बांग्लादेशी हमारे देश में आते गए तो हम लोग अपने ही देश में क्या हो जाएंगे, हम अपने ही देश में माइनॉरिटी हो जाएंगे, अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इसी वजह से 1979 में असम, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, आसू, यानी कि एक छात्रों का जो संगठन था, इन्होंने बाहरी लोगों के प्रति आंदोलन चलाना शुरू कर दिया। इन आसू नेताओं की या आसू संगठन की मांग थी कि 1951 के बाद जितने भी असम में बाहरी लोग आए हैं उनकी पहचान की जाए और उन्हें उनके देश बाहर भेजा जाए, चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो मुस्लिम हैं, उन सबको बाहर भेजा जाए। ये मांग थी ऑल असम स्टूडेंट यूनियन की। 1979 से लेकर 1985 के बीच में कई 6 साल तक सशस्त्र संघर्ष देखने को मिला। घरों को जलाया गया, रेल को नुकसान पहुंचाया गया, पेट्रोलियम पहुंचाने वाली जो गाड़ियां थी, मालगाड़ी, उनको रोका गया, कई लोगों की जानें गई और यह संघर्ष ऐसे ही चलता रहा। 1985 में राजीव गांधी और आसू नेताओं के बीच में यह समझौता हुआ कि जिसे असम अकॉर्ड के नाम से जानते हैं, और इस समझौते में प्रावधान क्या था? 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जितने भी शरणार्थी आए हैं, जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं असम में, उनकी पहचान की जाएगी और उनको उनके देश वापस भेजा जाएगा। ये प्रोविजन रखा गया और इसी के साथ आसू ने एक लोकल पार्टी थी जिसका नाम था असम जन संग्राम परिषद के साथ मिलकर अपने आप को पॉलिटिकल विंग में कन्वर्ट कर लिया और ये कहा कि हम गोल्डन असम बनाएंगे और शरणार्थियों को उनके देश भेजने का काम करेंगे, और इसी विजन के साथ ये सत्ता में आए और ये समस्या देखने को मिली असम। तो याद रखिएगा, बाहरी लोगों के प्रति आंदोलन कहां देखने को मिला? तो आप कहोगे सर आप आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे असम में। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे जिसका नाम है क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो साइड में चल रहा है जिसमें आप लोग कमेंट करते हो उसमें नहीं, जो मेन वाला कमेंट बॉक्स है उसमें आपको इसका आंसर देना है। क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे आज का? निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा मिलान सही नहीं है। ऑप्शन ए, क्या चोग्याल का संबंध सिक्किम से था? ऑप्शन बी, महाराजा बोधचंद सिंह मणिपुर से थे? ऑप्शन सी, लाल डेंगा मिजोरम से थे? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है। ठीक है, कौन सा मिलान सही नहीं है, इसका आंसर आपको क्या आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने रीजनल एस्पिरेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन माध्यम के आंसर से इस चैप्टर का करेक्ट्स निकाला, इस चैप्टर का निचोड़ देखने को देखा हमने। मैं आपसे यहां पर रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्जाम का टाइम बहुत नियर है, चाहे वो 22 तारीख वाला एग्जाम हो या CUT वाला एग्जाम हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो तो आपको बहुत अच्छे से काम करना होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूं, तैयारी कोई नहीं देखना चाहता, हर कोई परिणाम के पीछे भागता है, हर कोई रिजल्ट के पीछे भागता है। लेकिन याद रखिए, उस परिणाम को दिखाने के लिए, उस परिणाम को लोगों के सामने रखने के लिए आपकी कमर तोड़ मेहनत होनी चाहिए,
आपकी जी तोड़ मेहनत होनी चाहिए और ये टाइम आपको मेहनत करने का है। अभी आप अपने आप को जितना टाइम दे लोगे, वो आपको जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तब आपकी आंखों में साइन के रूप में देखेगा। जब आपको आपके ऊपर आपके पेरेंट्स को, आपकी मम्मी को, आपके पापा को, आपके पड़ोसी को और बहुत सारे लोगों को प्राउड होगा। सबसे बड़ा प्राउड अपने आप को होगा। क्यों? क्योंकि आपको आपसे बेहतर कौन जानता है। आप सबको गुमराह कर सकते हैं कि सबको दिखा सकते हैं मैं तो पढ़ रहा था, मैं तो पढ़ रहा था, लेकिन आपको पता है कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। आपको पता है कि आपने कितनी तैयारी की है। तो यही मैं आपसे चाहता हूं कि आप जी तोड़ मेहनत करें और एक अच्छा मुकाम, एक अच्छा परचम अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने स्कूल के लिए, अपने ट्यूशन के लिए लहराएं। ये मैं आपसे कामना करता हूं। तो ये था मेरा आज का सेशन। जैसा भी लगा इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सेशन में कोई कमी है तो वो भी बताइएगा, उस पर मैं सुधार करने का काम करूंगा। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मिलूंगा ऐसी क्लास में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह से मन लगाकर पढ़ते रहिए। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।